हेलो। पीजी फाउंडेशन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अपन 11th क्लास का जो भी लेक्चर हो गया था उसमें अपन कल डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अपन ने कुछ फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पढ़ लिया था, बाकी अपन आगे देखते हैं। ठीक है, तो उसी में एक अपन फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं कूलाम फोर्स का, कूलाम के नियम से। ठीक है, देखो इसको एक बार अपन बात करते हैं कूलाम का नियम, जो अभी 12th क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन एक बार देख लेते हैं उसको अपन। कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है, भी आपको फॉर्मूले पे नहीं जाना। ठीक है, फॉर्मूला आपको दिया गया रहेगा, ये मान लो ये होता है एफ इक्वल टू कितना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। ऐसा इसका एक फॉर्मूला होता है फोर्स का, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कितना होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कैसे होता है भाई, जैसे मान लो अपने पास दो चार्ज हैं, एक है Q1 और एक है कौन सा चार्ज अपने पास, Q2। एक दूसरे से कितनी दूरी पे होते हैं ये, स्मॉल आर दूरी पे, तब इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। अगर मान लो अपन से यहाँ पूछे कि जो ये के कांस्टेंट है, ये क्या है यहाँ पे, के समानुपाती नियतांक है, के समानुपाती नियतांक। ठीक है, अगर इस समानुपाती नियतांक की अपन को क्या करे, विमा निकालनी है। ठीक है, तो अपन को क्या आना चाहिए, देखो एफ की विमा अपन को पता होनी चाहिए, चार्ज की अपन को पता होनी चाहिए, और आर की अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चार्ज का मैंने पहले निकलवा दिया, आवेश का। ठीक है ना, यहाँ जब अपन ने नियम पढ़े थे वहां देखा था। ठीक है, तो अपन को के की विमा ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अपन को सबसे पहले क्या चाहिए, के चाहिए। तो के इक्वल टू कितना बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा भाई, क्यू वन क्यू टू बन जाएगा। के इक्वल टू कितना बन जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना, क्यू वन क्यू टू। अब मुझे के का बीमा चाहिए, तो यहां से क्या, एक तो एफ का बीमा होना चाहिए, आर क्या है, दोनों के बीच की दूरी है, तो दूरी को किस में, लंबाई में मेजर करेंगे, और क्यू वन क्यू टू क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो इनका बीमा देखेंगे। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे के का डायमेंशन, के का डायमेंशन के लिए मुझे एफ का डायमेंशन चाहिए, इधर मुझे किसका, आर स्क्वायर का चाहिए, और इधर कितना, चार्ज को लिख दिया और चार्ज को डबल कर दिया। ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो इधर देखते हैं इसको, अपन को चाहिए के का डायमेंशन। के का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन अपन जानते हैं कितना होता है, m1 l1 और t माइनस कितना 2। इसलिए मैंने कल बोला था फोर्स का, तो याद कर लेना, m l t माइनस कितना होता है भाई, 2 होता है। डिस्टेंस का होता है l, डिस्टेंस का कितना होता है भाई, l, l की पावर 2 हो जाएगी, दो डिस्टेंस है। ठीक है, और चार्ज का कितना होता था 80, चार्ज का कितना होता था भाई 80। ठीक है, अगर वहां से नहीं देखें तो यहां से देख लेना, क्योंकि I इक्वल टू कितना होता था, Q अपॉन टी। ठीक है, चार्ज में प्रवाह की दर, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते थे। यहां से अपन Q निकालेंगे, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू टी। तो Q का डायमेंशन यहां से लिख सकते हैं अपन, I को कितना लिखते हैं एम्पियर, और T को कितना लिखते हैं कैपिटल T। तो ये बन जाएगा कितना, 80 बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 80 बन जाएगा। ठीक, तो अपन यहां से इसको क्या लिख दिया मैंने, 80 लिख दिया। ठीक है, आगे की बात करते हैं, ये के का डायमेंशन, के का डायमेंशन यहां से देखो L2 आएगा, तो ये बना कितना, M1 L3 बन जाएगा, L1 L2 L3, और T कितना बन जाएगा, -2। ऊपर तो ये बना, और नीचे कितना हो जाएगा, A2, और ये कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो T ऊपर जाएगा तो दो पावर माइनस की ओर हो जाएगी, -4 बन जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन आ जाएगा अपने पास M1 L3 T माइनस कितना 4, और A माइनस कितना बन जाएगा 2, A माइनस कितना बन जाएगा भाई 2। तो ये किसका डायमेंशन आएगा, समानुपाती नियतांक K का डायमेंशन आएगा। ठीक है, बाकी आपको ये फॉर्मूला ऐसे दिमाग में नहीं रखना, जब भी अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे तो फिर से करवाऊंगा, लेकिन फिर भी ये अपन क्या है, फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूले अपन को ध्यान होनी चाहिए। बाकी चीजें आगे देखते हैं, एक डायमेंशन और इसी के बेस पे। ठीक है, आपने गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से। ठीक है,
उसने क्या बोला था, ये चार्ज पार्टिकल के लिए था, वो मास पार्टिकल, ये चार्ज के लिए था, वो द्रव्यमान के लिए था। अगर दो पिंड जिनका द्रव्यमान कितना m1 और एक का द्रव्यमान कितना हो जाए भाई m2 हो जाए, एक का द्रव्यमान m1 एक का कितना हो जाए m2, एक दूसरे से कितनी दूरी पे हो r दूरी पे, एक दूसरे से कितनी r, तब इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, तब इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल होता है एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे जी m1 m2 अपॉन कितना भाई आर स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर हो जाएगा। जी m1 m2 अपॉन कितना आर स्क्वायर। अब देखो जी होता है जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, ठीक है, जहां मैं लिख देता हूं कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, कैपिटल जी क्या है भाई सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। अब अपन से पूछे कि कैपिटल जी की विमा निकालो, तो अपन को फॉर्मूला ध्यान रहेगा, तो अपन क्या करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जी निकालूंगा, यहां से कितना बन जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना भाई m1 m2 बन जाएगा। अपन को जी की डायमेंशन चाहिए, तो जी लिखेंगे तो इधर किसकी डायमेंशन एफ की, इधर किसकी भाई आर स्क्वायर की, और इधर किसकी मास की, लेकिन मास भी कितना है तो वहां पे चार डबल था या मास डबल हो गया, ठीक है। तो एफ की डायमेंशन अपन को पता है, एफ की कितनी होती है भाई m1 l1 t माइनस कितना 2, दूरी की कितनी हो जाएगी एल, एल की पावर कितनी है 2, ठीक है, और इधर भी मास का कितना हो जाएगा एम, एम का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एम का कितना हो जाएगा 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं इसी में, देखो जी का बीमा, तो यहां से अपने पास क्या आ गया, एक तो m1 l1 और t माइनस कितना आ गया 2, एक कितना आ गया दूरी का स्क्वायर, तो दूरी का l2 आ गया, और इधर कितना आ गया मास का 2 आ गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो दो और एक कितनी हो जाएगी डिस्टेंस 3 हो जाएगी, तो ये m1 l3 और t माइनस कितना बन गया 2, और नीचे कितना आ गया भाई m2 आ गया, नीचे कितना आ गया m2, तो ये बन गया कितना जी, ठीक है। अब m पावर 1 है, एक 2 नीचे है, तो नीचे कितना बन जाएगा 1 बच जाएगा, लेकिन ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऊपर जाके वो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहां बनेगा कितना m माइनस 1 l3 और t माइनस कितना बन जाएगा 2, ये किसका है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो पहले इसको नोट कर लो आप, ठीक है, नोट करो आराम से।
अपन ने चार्ज का डायमेंशन कहाँ से लिखा, ये वाला, ये लिख लेना साइड में, आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। जहां अपन ने 80 लिखा, कहाँ से आया, यहाँ से आया चार्ज का डायमेंशन, ठीक है। जिस किसी को समझ नहीं आए तो अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट्स डाल दीजिए, है ना। जो भी है, कोई भी क्वेरी हो आपकी, जैसे भी पूछना हो कुछ, तो अपन को बता देना, ठीक है ना। और घर पे जाके इनको पढ़ा करो, वापस से फिर से देखा करो, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज देख लो, ये वाला नोट डाउन कीजिए। यहाँ अपन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसने तुमने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि F इक्वल टू कितना होता है, दो मास पार्टिकल होते हैं, एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हो, तो कितना होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, और इसी का अपन को डायमेंशन चाहिए, तो यहाँ से g का निकाल सकते हो आप। लिख लिया, आगे चलते हैं भाई, आगे देखो। हाँ, इसको नोट डाउन करो, फिर अपन आगे चलेंगे। कोई भी पूछे तो याद नहीं करना इनको भाई, जी का अपना डायमेंशन क्या होता है, अपन को फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। डायमेंशन अपने आप निकल जाएगा, कोई भी डायमेंशन याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस उनका फॉर्मूला जैसे जैसे अपन चैप्टर पढ़ते जाएंगे उनके फॉर्मूले ऐड होते जाएंगे, और वहां से अपन क्या निकालते जाएंगे, उनका डायमेंशन निकालते जाएंगे। ठीक है भाई, देखो एक दो क्वांटिटी और देख लेते हैं, बाकी तो अपन जैसे जैसे चैप्टर आएगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वांटिटी की मैं बात करता हूँ, संवेग की। नेक्स्ट क्वांटिटी संवेग, जिसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है ना। संवेग क्या होता है, मैं लिखता हूं यहाँ पे संवेग का फॉर्मूला भाई। संवेग इक्वल टू होता है द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू क्या होगा भाई, वेग होगा, मास इंटू वेलोसिटी होगा, ठीक है। इसको लिखते हैं स्मॉल p से, ये कितना हो जाएगा m और v, ठीक है। अब अपन को p का क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए, तो p का डायमेंशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन को पहले तो मास का डायमेंशन पता होना चाहिए, और फिर किसका, वेलोसिटी का डायमेंशन पता होना चाहिए, ठीक है। तो मास का अपन को पता है, फंडामेंटल क्वांटिटी में कैपिटल m की पावर 1, और वेलोसिटी का अपन पढ़ चुके हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर तो l t-1 होता है, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, संवेग, और संवेग इसकी जगह तो मास m कैपिटल आ जाएगा, और इसकी जगह कितना आ जाएगा, l t-1। वेलोसिटी का अपन पहले पढ़ चुके हैं भाई, ठीक है ना।
तो ये कितना बन जाएगा, संवेग का p इक्वल टू कितना, m की पावर 1 l की पावर 1 और t की पावर कितना -1। ये किसका है, संवेग का। यहीं से एक फिजिकल क्वांटिटी आती है भाई आवेग। आगे अपन पढ़ेंगे आवेग संवेग प्रमेय से, तो आवेग की जो डायमेंशन जो संवेग की होती है वही किसकी होती है, आवेग की। लेकिन अपना एक फॉर्मूला है, आवेग इक्वल टू होता है भाई, आवेग इसको लिखते हैं कैपिटल आई से, आवेग इक्वल टू होता है बल इंटू टाइम, बल इंटू समय। आवेग क्या हो जाएगा भाई, बल इंटू कितना, समय। ठीक है, तो इसको लिखते हैं आई से, यहाँ कितना हो जाएगा एफ इंटू टी, तो इसका डायमेंशन लिखेंगे अपन आई, तो यहाँ किसका डायमेंशन, एफ का डायमेंशन, और यहाँ किसका, टी का डायमेंशन। तो एफ का डायमेंशन कितना हो जाएगा m1 l1 t माइनस कितना 2, और टाइम का कितना हो जाएगा t की पावर 1। तो आवेग का डायमेंशन क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से आवेग बन जाएगा कितना, एक पावर कम हो जाएगी t की, m1 l1 और t माइनस कितना 1। तो यहाँ भी संवेग का यही है, तो आवेग का भी क्या है, यही है। आगे देखते हैं, इसके बाद अपन बात करें अगर ऊर्जा की, इसके बाद अपन बात करें गतिज ऊर्जा की, बात कर लेते हैं ना। ऊर्जा ऊर्जा सब बराबर होता है भाई, कोई सी भी ऊर्जा हो, गतिज ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा हो, ऊष्मीय ऊर्जा, सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, या फिर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, ये कितना होता है भाई, हाफ एम वी स्क्वायर। ऐसा एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि कोई भी पार्टिकल जिसका मास m है, v वेलोसिटी से गति कर रहा है, तो उसकी एनर्जी कितनी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब अपन ने देखो जब नियम पढ़ा था, तो अपन ने ये बोला था कि शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात, संख्या या अनुपात की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो 1/2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं, तो मास की डायमेंशन आएगी, और इधर वेलोसिटी और उसकी पावर कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ मास की डायमेंशन में क्या आ जाएगा, मास m1 आ जाएगा, और वेलोसिटी की कितनी होती है l t-1, इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन कितना बन जाएगा m, ये कितना बन जाएगा l2, और t माइनस कितना बन जाएगा 2, ये काइनेटिक एनर्जी। और यही एनर्जी का होता है, यही वर्क का होता है, कार्य का भी क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो ये लिख लो, बाकी अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। बाकी जैसे जैसे चैप्टर में फॉर्मूले आएंगे वैसे वैसे अपन पढ़ते जाएंगे। डायमेंशन काफी डायमेंशन है, ये नहीं है कितना का पढ़ेंगे, हाँ? साथ साथ पढ़ते जाएंगे, जो भी आता जाएगा। ऐसे इनका कोई वो नहीं है। अपन ने पढ़ा था कि डायरेक्ट क्वांटिटी कितनी होती थी, इनफाइनाइट नंबर, लार्ज नंबर में होती थी। नेक्स्ट ये नोट करो भाई, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर। कोई मास पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल एम, वेलोसिटी v है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है भाई, हाफ एम बी स्क्वायर। अपन ने नियम में पढ़ा था कि जो संख्या होती है, अनुपात होता है शुद्ध अनुपात, ठीक है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, तो 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है? बाकी m के डायमेंशन बन जानते हैं, v के अपन पहले पढ़ चुके, दोनों को लिख दिया, और ये ही कार्य की डायमेंशन होती है। कई बार एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन भी आते हैं, 4 ऑप्शन देके कि बताओ कि भाई किसकी विमाएं समान है, या कौन सी भौतिक राशि की विमाएं समान नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन आगे चर्चा करते हैं। ये तो विमा पढ़ ली, अब इन विमाओं की कुछ एप्लीकेशन है, जो भी अपन ने ये विमीय समीकरण लिखे हैं, इनके कुछ अनुप्रयोग हैं।
तो उस चीज के लिए आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मैंने पहले ही बता दिया था, जब अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जाते हैं तो ये विमाएं चेंज नहीं होगी। ठीक है, अपन ने पहले ही पढ़ा था ये चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं अपन, अगले पेज पे। देखो, लिखना हेडिंग भाई, विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन पढ़ते हैं भाई, ये क्या काम आएगी वो देखेंगे। विमीय समीकरणों के अनुप्रयोग। ठीक है, देखो भाई, अब जो भी विमीय समीकरण हैं इनकी एप्लीकेशन है, और इनकी एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन पढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो मैं एक एक करके लिखता हूं, फिर देखेंगे एक एक को। ठीक है, पहला जो अनुप्रयोग है अपना, वो है किसी भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मान को, के मान को एक मात्रक पद्धति से, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। ठीक है भाई, पहला एप्लीकेशन क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसके मान को अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। ठीक है, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। सेकंड है, किसी भौतिक राशि के, किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला होगा अपने पास, सूत्र या समीकरण, किसी भौतिक राशि के सूत्र या समीकरण की सत्यता की जांच करना। कि जो भी अपन को कोई फॉर्मूला दिया होगा उसका अपन को पता करना पड़ेगा कि वो फॉर्मूला विमीय रूप से सही है या नहीं है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या देखेंगे, दाएं पक्ष की विमा बराबर बाएं पक्ष की विमा देखेंगे। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य, राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। ये तीन चीजें हैं भाई, तीन एप्लीकेशन हैं विमीय समीकरण के। पहला कौन सा है, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में, अपन को एमकेएस के अंदर देगा सीजीएस में बदलेंगे, सीजीएस में देगा एमकेएस के अंदर बदलेंगे, या फिर हो सकता है एमकेएस से एफपीएस में बदले, लेकिन वो वाले क्वेश्चन बहुत कम आएंगे। एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस का, ये वाले क्वेश्चन काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेकंड अपना एप्लीकेशन क्या है, किसी भौतिक राशि के सूत्र समीकरण की सत्यता की जांच। ठीक है, मान लो अपन को न्यूटन्स का सेकंड फर्स्ट इक्वेशन दे दिया, सेकंड दे दिया, और पूछे कि भाई ये समीकरण विमीय रूप से सही है या नहीं है, तो उसकी अपन जांच करेंगे, या फिर और भी कोई फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, बाएं पक्ष की विमा बराबर है दाएं पक्ष की विमा। अगर विमाएं दोनों तरफ की बराबर हैं तो वो विमीय रूप से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अदरवाइज विमीय रूप से गलत हो जाएगा। तीसरा है विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध। ठीक है, अपन को ये देगा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन इन राशियों पे डिपेंड कर रही है, तब उसके बीच अपन क्या निकालेंगे, एक संबंध निकालेंगे, मतलब उसका फॉर्मूला निकालेंगे अपन। ठीक है, वो दे देगा भाई, जैसे फोर्स किस पे, द्रव्यमान m1 m2 और दूरी पे डिपेंड करता है, तो उसका फॉर्मूला निकालो। तो अपन ने जो फॉर्मूला F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें अपन देखेंगे। तो अब अपन को क्या करना है कि एक एक करके इनका एप्लीकेशन पढ़ना है अपन को यहाँ से। ठीक है, तो अपन चलते हैं पहले एप्लीकेशन के लिए। सबसे पहले तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात कर लेता हूं मैं। फर्स्ट एप्लीकेशन पहला वाला। ठीक है, और पहला वाला क्या था, किसी भौतिक राशि
किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना। कि भाई पहला वाला एप्लीकेशन की चर्चा करते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम के अंदर, उसको देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन करेंगे इसके बेस, ठीक है। तो पहले समझेंगे उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसी बातें करते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि अपने पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है कैपिटल क्यू, ठीक है। उसका एमकेएस में अपन को मान दे रखा है, एमकेएस में, और अपन को कहाँ पे जाना है, सीजीएस में जाना है। कहाँ पे जाना है, सीजीएस में। तो मैं ये मान के चल लेता हूँ, मान लो अपन को मान दिया 1 मीटर और सीजीएस में गए तो ये कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो अब ये क्या बोलेगा, अगर मान लो वो बोलेगा कि भाई लंबाई का मान एमकेएस पद्धति में 1 मीटर है, तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सीजीएस पद्धति में लंबाई का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। या तो ये वाली क्वांटिटी अपन को ज्ञात करनी पड़ेगी, या फिर बोलेगा सीजीएस पद्धति में 100 सेंटीमीटर को एमकेएस पद्धति में 1 मीटर में, एमकेएस पद्धति में मीटर में कन्वर्ट कीजिए कि कितने मीटर के बराबर होगा। तो अपन को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पहली बात ये समझना कि जब मैं एमकेएस से सीजीएस में जा रहा हूं तो यहां भी लंबाई है, यहां भी क्या आएगी, लंबाई आएगी। या फिर ऐसे होगा 1 किलोग्राम, ठीक है, और सीजीएस में जाऊंगा तो मान लो 1000 ग्राम होता है ऐसे तो, लेकिन अपन निकालेंगे जब देखेंगे। तो ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, ठीक है। तो मैं एक मात्रक पद्धति यहां से यहां पे जा रहा हूं तो इसका यूनिट तो चेंज हो रहा है, यूनिट तो चेंज हो रहा है, लेकिन है तो द्रव्यमान ही, है तो द्रव्यमान ही। इसलिए इनका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। डायमेंशन क्या होगा, सेम। जबकि यूनिट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा ना। इस बात का ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ यूनिट कितना है, केजी। जैसे मैं फोर्स की बात कर लेता हूँ, फोर्स कितना लिखा था अपन ने, केजी मीटर पर कितना, सेकंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशन कितना होता था, m1 l1 t माइनस कितना 2, ठीक है। अभी फिलहाल एमकेएस में तो ये है, और तो सीजीएस में कितना हो जाएगा, ये ग्राम बन जाएगा, ये सेंटीमीटर, और ये कितना बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। तो ये मात्रक तो चेंज हो गया, लेकिन डायमेंशन ये वाली तो क्या आएंगी, सेम ही आएगी। यहाँ तो क्या आएगी, अभी मान लो ये एम क्या था, किलोग्राम, एल क्या था, मीटर, टाइम टाइम था, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम। तो ये तो चेंज हो गया, लेकिन ये वाली डायमेंशन तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। यहाँ किलोग्राम 1 है तो ग्राम भी क्या है, 1 है। तो ये वाली डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जाएंगे, ओनली उसका यूनिट चेंज होगा। तो यूनिट की जगह ये वाली चीजें चेंज हो सकती है। यहाँ किलोग्राम में था तो ये ग्राम में आ सकता है, यहाँ मीटर में था तो सेंटीमीटर में आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए चलते हैं अपन, देखो हाँ, देखो मैं लिखता हूं, माना कोई भौतिक राशि, ठीक है, अपन जनरल लेके चलते हैं फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। माना कोई भौतिक राशि कैपिटल क्यू, ठीक है, पी क्यू फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो मैंने क्यू मान लिया। माना कोई भौतिक राशि कैपिटल क्यू जिसका एक मात्रक पद्धति, जिसका एक मात्रक पद्धति में, एक मात्रक पद्धति में द्रव्यमान m1, कोमा कोमा लंबाई l1 तथा समय t1 है, जबकि दूसरी मात्रक पद्धति
दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान m2 कोमा लंबाई L2 कोमा तथा समय T2 है। ठीक है भाई, देखो एक मात्रक पद्धति से दूसरे में गया तो ये यूनिट तो चेंज हो गया, m1 m2 L1 L2 और T1 T2। ठीक है, जबकि उस भौतिक राशि की विमाएं जबकि उस भौतिक राशि की विमाएं विमाएं द्रव्यमान में स्मॉल ए कोमा लंबाई में स्मॉल बी तथा समय में स्मॉल सी है। ठीक है भाई, डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी, मैंने पहले ही समझा दिया है ना। यूनिट चेंज होगा, एमके से सीजीएस में जाऊंगा तो किलोग्राम से ग्राम, मीटर से सेंटीमीटर और टाइम का सेकंड से सेकंड ही रहता है। लेकिन ये विमाएं हमेशा क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे, जैसे मैंने फोर्स का एग्जांपल देके आपको समझाया। ठीक है, तो देखो क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था Q इक्वल टू कितना होता है भाई, NU इक्वल टू कितना माना था अपन ने, ये नियत होता है भाई, एक से दूसरे में जाएंगे तो फिक्स होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं N1U1 इक्वल टू कितना N2U2 लिख सकता हूं। ठीक है, N1 क्या है, एक मात्रक पद्धति में उसका परिमाण, जैसे अपन 1 मीटर लिखते हैं। ठीक है, इधर भी समझा सकता हूं, एक बार देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना 100 सेंटीमीटर। ठीक है, N1 क्या हो गया 1 जो उसका परिमाण, U1 क्या हो गया पहली मात्रक पद्धति में उसका यूनिट हो गया जो मीटर है, N2 क्या आ गया 100। ठीक है, दूसरी मात्रक पद्धति में उसका परिमाण, और U2 क्या है दूसरी मात्रक पद्धति में उसका मात्रक। आई बात समझ में? ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अपन ने क्या माना, एक मात्रक पद्धति में कितना है M1 L1 T1 है, और जिसकी विमा कितनी है A B C है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं भाई, देखना N1 तो एज इट इज रखा, ये तो कोई मान आएगा। ठीक है, और यही मान तो अपन को निकालना रहेगा, एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, मतलब एक में वैल्यू देगा, N1 दे दिया तो N2 पूछ लेगा, N2 दे दिया तो N1 पूछ लेगा। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या बनेगा, इसका बनेगा देखो M1 और जिसकी डायमेंशन कितनी स्मॉल है, M1 की डायमेंशन कितनी स्मॉल है, इधर कितना बनेगा L1 जिसकी डायमेंशन कितनी स्मॉल भी, इधर कितना T1 जिसकी डायमेंशन कितनी स्मॉल सी, बराबर इधर बना N2, इधर डायमेंशन क्या बनेगा इसका बताओ, M2 बन जाएगा यहाँ पे, है ना। L2 की पावर कितनी B और T2 की पावर कितनी C, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अपन को मान लो N1 का मान दे दिया और N2 का मान पूछे, N1 का यहाँ रख देंगे, N2 चाहिए तो N2 के लिए इसको क्या करेंगे अपन, डिवाइड करेंगे। देखो हाँ, अब यदि अपन को N2 का मान चाहिए भाई, दूसरी मात्रक पद्धति में मान चाहिए तो N2 निकालेंगे, तो ये तो बना M1, यहाँ कितना है बताओ M1 की पावर A, यहाँ कितना एक साथ ही लिख देता हूं, यहाँ कितना है भाई L1 की पावर B और यहाँ कितना है T1 की पावर C, और डिवाइड में क्या आ जाएगा भाई यहाँ पे M2 की पावर कितनी A, यहाँ जाएगा M2 की पावर A, L2 की पावर B और T2 की पावर कितनी C। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो ये रहा N2, ये बना कितना N1, इसको मैं अगर अलग अलग करके लिखूं, जैसे M1 की पावर A, इधर लिखा मैंने L1, इधर लिखा मैंने L1 की पावर B और इधर लिखा मैंने T1 की पावर C, और नीचे डिवाइड में यहाँ लिखा M2 की पावर A, अलग अलग कर दिया भाई इनको, L2 की पावर B और इधर कितना T2 की पावर कितना C, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो
इसकी भी पावर ए है, इसकी भी पावर ए है, तो दोनों को एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, ये बना कितना n2, ये बना n1, यहां बनेगा m1 अपॉन कितना m2, इसकी पावर कितनी a, L1 अपॉन कितना भाई L2, इसकी पावर कितना b, और यहां बना T1 अपॉन कितना T2, इसकी पावर कितना c, इसकी पावर कितनी आएगी भाई c। ये आपका फॉर्मूला आ गया एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में जो अपन बदलेंगे तो ऐसे ही यूज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। देखो, अपना पहला क्या है, किसी भौतिक राशि के मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी, मतलब एमकेएस से सीजीएस, सीजीएस से एमकेएस, या फिर सीजीएस से एफपीएस वगैरह, जिसमें भी बदलना होगा। तो अपन ने क्या माना, कोई फिजिकल क्वांटिटी, क्यों, अब फिजिकल क्वांटिटी तो सेम ही रहेगी, मान लो लंबाई को कर रहे हैं तो लंबाई रहेगी, फोर्स का कर रहे हैं तो फोर्स ही रहेगी। ठीक है, तो उसको क्यों मान लिया मैंने, जिसका मात्रक पद्धति द्रव्यमान कितना है m1 है, लंबाई कितनी L1, समय कितना है T1, दूसरे में कितना m2, लंबाई L2, समय कितना T2, और जिसकी डायमेंशन क्या है भाई, द्रव्यमान में a, लंबाई में b, समय में कितनी है c है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा था q इक्वल टू कितना होता है, n इक्वल टू नियत होता है। अगर एक मात्रा पद्धति में n1 u1 n2 u2, मैंने एग्जांपल देके भी समझाया था। ठीक है, अपन को n1 u1 क्या होता है, एक मात्रक पद्धति में उसका मात्रक, तो मात्रक को मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, दूसरे में ऐसे लिख दिया। अपन को क्या चाहिए, यहां से n2 चाहिए, तो n2 के लिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया, पावर सबकी अलग अलग करके लिख दी। अब इसका और इसका दोनों का पावर सेम है, तो दोनों को क्या कर दिया, एक साथ लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। देखो भाई, अगले पेज को देखो। हाँ, को नोट कीजिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन छोटा सा। देखो, लिखो क्वेश्चन, लिखना, क्वेश्चन लिखना। हाँ, लिखो, बल का मान एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति में 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है, तो
इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, आपको देखो एक बार समझ लो, फिर काफी क्वेश्चन करेंगे कल भी क्लास में भी। आज ये लास्ट क्लास है तो देख लेते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन। बल का मान एमकेएस पद्धति में 1 न्यूटन है सीजीएस में। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन कौन सी मात्रक पद्धति से कौन सी मात्रक पद्धति में जा रहे हैं। ठीक है, तो अपन को कहां से कहां जाना है, एमकेएस से सीजीएस में। अपन ऐसे लिख लेते हैं भाई, एमकेएस है अपने पास और अपन को कहां पे जाना है, सीजीएस में जाना है। ठीक है, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कहां से कहां जाना है। अब देखो, इसने 1 न्यूटन एमकेएस में तो मान दे रखा है कि किसके बराबर है, 1 न्यूटन। ठीक है, पूछा किसके अंदर है, सीजीएस के अंदर पूछा है, और सीजीएन में बल का मात्रक होता है डाइन। तो अपन को ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपन को कौन सी वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। ठीक है, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन को ही क्या बोलते हैं बताओ, किलोग्राम इंटू मीटर बटा कितना, सेकंड स्क्वायर। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन। जब अपन इसको सीजीएस में बदलेंगे तो यहाँ कोई वैल्यू आएगी, एक वैल्यू आएगी, और इसका मात्रक कितना, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा बताओ, ग्राम। किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। किलोग्राम की जगह तो क्या आ जाएगा अपना, ग्राम। इधर कितना आ जाएगा बताओ, सेंटीमीटर, और नीचे कितना आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर, जिसी को अपन क्या बोलेंगे, डाइन बोलेंगे। तो अपन को वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है भाई, अपन को वैल्यू क्या करना है, इसकी फाइंड आउट करनी है। आई बात समझ में, इतना आपको पता है। देखो अब कैसे फाइंड आउट करें, या तो अपना डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो N2, या फिर स्टार्टिंग से लेके चलो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ, अगले क्वेश्चन में मैं कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला था N2, N2 इक्वल टू कितना, N1, यहाँ कितना M1 अपॉन M2, इसकी पावर कितनी, A, यहाँ कितना भाई L1 अपॉन कितना, L2, यहाँ कितना था L1 अपॉन कितना, L2, इसकी पावर B, और यहाँ कितना T1 अपॉन T2, इसकी पावर कितना C। ये अपना फॉर्मूला था। अब अपन को लेकिन ये पता होना चाहिए कि ABC तो अपन ने जनरल लिया था, ABC का मान क्या क्या है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को क्या करना है, उसको लिए अपन को उस भौतिक राशि की यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट के सॉरी डायमेंशन पता होना चाहिए। ठीक है, विमा, अपन उसी के तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए अपन को क्या चाहिए, जैसे बल है तो बल का विमा अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यह लिखता हूं, क्योंकि क्योंकि बल की विमा, बल की विमा, ठीक है, तो बल की विमा अपन ने पढ़ी थी, F इक्वल टू कितना, M1 L1 और T की पावर -2। तो यहां से अपन पता कर लेंगे कि भाई, यहां से अपन को पता लग जाएगा कि A का मान कितना है, B का मान कितना है, C का मान कितना है। क्यों, ये तो एक पद्धति से दूसरी में जाएंगे तो भी सेम रहता है, तो भी सेम रहता है, तो भी सेम रहता है। तो A का मान कितना हो जाएगा 1, B का मान कितना 1, C का मान कितना -2। ठीक है, तो मैं लिखता हूं, यहां पर A इक्वल टू 1, B इक्वल टू कितना 1, और C इक्वल टू कितना -2। ठीक है, यहां पे मान रखते हैं। देखो अब M1 क्या है, M1 अपन ने किसको माना, MKS को माना। M1 क्या है, MKS, और 2 किसको माना, CGS को। 2 किसको माना, CGS को। क्यों, अपन 2 में वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये CGS है। अब ये क्या होता है, द्रव्यमान, ये क्या होता है, द्रव्यमान। MKS में द्रव्यमान को किस में लिखते हैं, किलोग्राम में। CGS में किस में लिखते हैं, ग्राम में। MKS में लंबाई को किस में लिखते हैं, मीटर में। CGS में किस में लिखते हैं, सेंटीमीटर में। और इसमें तो सेकंड, इसमें भी सेकंड। तो देखो मैं कन्वर्ट करता हूं, यहां से बना N2, N2 इक्वल टू N1, और N1 की वैल्यू कितनी है बताओ, N1 कितना है बताओ, 1। किसको चेंज करना है अपन को, 1 न्यूटन को, 1 न्यूटन, ये लिखा ना अपन ने 1 न्यूटन। तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता था ये। तो N1 का मान कितना है 1, तो ये रखा मैंने, N1 का मान तो रख दिया 1। ठीक है,
ऊपर क्या आएगा बताओ, 1 किलोग्राम। ऊपर क्या आएगा, 1 किलोग्राम। द्रव्यमान कितना होता था, 1 किलोग्राम। नीचे क्या आएगा बताओ, 1 ग्राम। नीचे क्या आएगा, 1 ग्राम लिख देता हूं। इसकी पावर कितनी, 1। कोई दिक्कत है तुम्हें, नहीं है? क्यों, ये एमकेएस है, ये सीजीएस, तो एमकेएस में किलोग्राम, ये ग्राम। इसी प्रकार लंबाई के लिए लिखा मैंने, ये कितना, 1 मीटर, और ये कितना, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसकी पावर 1। इसी प्रकार यहाँ तो सेकंड का सेकंड ही रहता है, 1 सेकंड, और नीचे भी कितना, 1 सेकंड। इसकी पावर कितनी, -2। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब अपन को अगर ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में, अपन को किस में जाना है, सीजीएस में। तो इस किलोग्राम को मैं सीजीएस में कन्वर्ट कर लूं। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। और सेकंड तो सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया। ये तो 1 रहा, यहां कितना हो जाएगा बताओ, 1000 ग्राम हो जाएगा। और नीचे कितना बताओ, 1 ग्राम। इसकी पावर कितनी, 1। इसी प्रकार यहां हो जाएगा कितना, 100 सेंटीमीटर, और ये कितना, 1 सेंटीमीटर। इसकी पावर कितनी, 1। और यहां तो मैं 1 लिख दूं, 1 सेकंड लिख लो एक बार। ये भी 1 सेकंड, और ये भी कितना, 1 सेकंड। इसकी पावर कितनी, -2। देखो, ग्राम से ग्राम के, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड, जो बचा उसको लिखा मैंने। यहां बना कितना, n2। ये बना कितना भाई, 1000। ग्राम से ग्राम गया, पावर 1। ये बना कितना, 100, पावर कितनी, 1। और ये बना कितना, 1, और इसकी पावर कितनी, -2। अब 1 की पावर तो कितनी भी हो, उसका मान कितना, 1। चाहे 1 माइनस की है, नीचे ला के लिखूंगा 1 की पावर 2, तो 1 इंटू 1 1 बनेगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 1000 इंटू कितना, 100 बन जाएगा। तो n2 कितना बनेगा अपने पास, n2 इक्वल टू 1 इंटू कितना, 1000 इंटू कितना, 100। तो इसको ऐसे लिख दूं, n2 इक्वल टू कितना, 10 की पावर कितना, 5। 1 0 2 0 3 4 5, 10 की पावर कितनी हो गई, 5। तो n2 का मान कितना आ गया भाई, 10 की पावर 5। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन, वो किसके बराबर हो गया, 10 की पावर 5 डाइन के बराबर हो गया। ये अपना लास्ट रिजल्ट आया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसको।
कोई भी चीज़ समझ नहीं आए तो पूछ लेना भाई, कमेंट सेक्शन में डाल देना, है ना। और बाकी इनको घर पे जाके एक बार फिर से करने की कोशिश किया करो, ना, अच्छे से लिखे जो भी चीज़ें। अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो न्यूटन बोलते हैं एमकेएस के अंदर मात्रक, तो डाइन क्या होता है, सीजीएस के अंदर मात्रक होता है। जिसके अंदर यूनिट होता है फोर्स का डाइन। 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 10⁵5 डाइन के बराबर होता है। नेक्स्ट भाई, इसको लिख लिया तो अगला लिखो, इसको नोट करो। n2 का मान कितना, 10⁵5। कैसे लिखा पता है ना, जितनी जीरो होती है उतनी पावर लगा देते हैं, 5 5 जीरो है तो 10⁵5 हो गया। तो 1 न्यूटन किसके बराबर, 10⁵5 के बराबर हो गया। इसी के साथ एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं मैं, वो करने की कोशिश करना। हाँ, होमवर्क। होमवर्क लिख लो भाई। ऊर्जा नहीं है, ऐसे लिखो, 1 जूल का मान कीजिए इस पद्धति में ज्ञात कीजिए। 1 जूल का मान कीजिए इस पद्धति में ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 1 जूल का मान, 1 जूल एमकेएस में होता है जूल, ठीक है ना, जो किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो 1 जूल है, एमकेएस में दे रखा है आपको, इसका सीजीएस में, तो आपको कार्य की पहले क्या होनी चाहिए, वीमा पता होनी चाहिए। ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। और सीजीएस में जो, जैसे अपन, जो इसका मात्रक आएगा वो अर्ग आता है, अर्ग, है ना, इस बात को ध्यान रखना। क्या आता है भाई, अर्ग आता है। जैसे यहाँ डायन आया था, वहां क्या आएगा, अर्ग आएगा। ठीक है, बाकी बातें कल करेंगे, अच्छे से पढ़ना, तब तक के लिए ओके बाय।